देहरादून में क्लेमेंट टाउन के पिपलेश्वर मंदिर में शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राम धुनी का उद्घोष किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना साकार होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड से भगवान श्री राम का विशेष नाता है। देवप्रयाग में भगवान श्री राम को समर्पित रघुनाथ मंदिर और बागेश्वर जनपद में निर्मल बहती सरयू नदी है। मां सरयू का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है और सरयू किनारे ही अयोध्या धाम में श्री राम विराजमान है। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम की कृपा से ही उत्तराखंड निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल, गामा पार्षद राकेश जुयाल, ममराज अग्रवाल, राजेश मित्तल भी मौजूद थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उधम सिंह नगर के गांधी पार्क हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन हुआ, जिसके चलते विधायक शिव अरोड़ा ने विशाल बाइक रैली भी निकाली। रैली मुख्य बाजार से होते हुए गांधी पार्क पहुंची, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा भगवा ध्वज फहराते हुए जय श्री राम के नारों के साथ हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं समाज सेवक भरत भूषण चुक ने कहा कि देश के कोने कोने में जय श्री राम की गूंज है और करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होने को है। आप सबके सानिध्य में, निर्देशन में हम लोग आज साधु संतों, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया गांधी पार्क में, क्योंकि गांधी पार्क मध्य शहर के अंदर है। तो यहाँ से एक मैसेज जाएगा और सभी लोग आज से 3 दिवसीय लगभग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो अयोध्या में, क्योंकि अभी मना किया गया अयोध्या कोई ना जाए, हम 22 तारीख के बाद सब लोग अयोध्या पहुंचेंगे। तो उसी को लेकर सब लोग आज एक सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ साधु संतों, भाई जी, गुरुओं के निर्देशन में यहाँ चल रहा है, शुरू हो गया है। और कल से शोभा यात्रा, कलश यात्रा, राम तो बड़े आनंद में है, उल्लास में है। 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर 22 जनवरी को अयोध्या में बन रहा है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सरसंघचालक मोहन राव भागवत जी, अनेक महापुरुष कर रहे हैं। आज उसी आनंद में इस गांधी पार्क में हजारों हजार की संख्या में राम भक्त उपस्थित हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होगा और 22 जनवरी को हर गली, हर मोहल्ले, हर मंदिर में आनंद के साथ सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भंडारा, प्रसाद वितरण। अयोध्या में भगवान रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की खुशी में कोटद्वार में 3 दिनों तक भक्तिमय माहौल रहेगा। शहर के पौराणिक बाबा सिद्धबली मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। दूसरी ओर भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी के भगवा झंडों से पूरा शहर पट गया है। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में कोटद्वार में अगले 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दूसरे धार्मिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भव्य मंदिर जो वहाँ बन रहा है, उसमें जो है देश के सारे मंदिरों में एक भव्यता का कार्यक्रम हो रहा है। जैसे हमारा कोटद्वार में श्री सिद्ध बाबा का मंदिर है, यहाँ लाइट से लेके, फूलों से लेके और भजन कीर्तनों से लेके 3 दिन कल से जो है भजन संध्या शुरू। बहुत ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक दिन है जो रामलला की वहाँ पे विराजमान हो रहे हैं अयोध्या में। बहुत सनातन धर्म के लिए हर्ष और खुशी, इससे बढ़कर खुशी हो ही नहीं सकती है सनातन धर्म प्रेमियों के लिए। जो 500 सालों के बाद जो ये दिन आ रहा है, खुशी का दिन आ रहा है, खुशी का क्षण और पल आ रहा है, ये सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत हर्ष और खुशी के साथ ये पर्व मनाना चाहिए और सरकार को भी इसको ऐतिहासिक पर्व घोषित करना चाहिए, जो ऐतिहासिक, जो सनातन धर्मियों। और जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में 22 जनवरी को होने वाले भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए खटीमा कोतवाली परिसर में क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिनिधियों, व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न समुदायों के लोगों ने उपस्थित होकर 22 जनवरी को आयोजित होने वाले भव्य उत्सव को सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से उत्साहपूर्वक मनाने का निर्णय लिया। वहीं इस अवसर पर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने, मांस और मदिरा की दुकान बंद रखने की अपील की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक का अशोक कुमार ने बताया कि भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए
क्षेत्र के विभिन्न समुदायों के संभ्रांत व्यक्तियों और प्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ बैठक की गई। ये कोई भी त्यौहार, बड़े त्यौहार आते हैं और कोई भी आयोजन होते हैं थाना क्षेत्र में, तो उसमें जो थाना क्षेत्र के संभ्रांत लोग हैं, अन्य अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, उनको थाने में बुला के उनके साथ उस त्यौहार या उस पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए एक मंत्रणा की जाती है। ये काफ़ी पुरानी परंपरा है। इसी परंपरा के तहत आज सभी संभ्रांत लोगों को बुलाया गया, उनके साथ चर्चा की गई। आगामी जो हमारा 22 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें थाना क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम होने हैं, तो उसी के दृष्टिगत उन कार्यक्रमों को सकुशल संपन्न कराने के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण पर राजनेताओं में भी काफी उत्साह है। बीजेपी के विधायक बंशीधर भगत ने बताया कि सदियों के बाद आज वो समय आ गया है जब रामलला पुनः अपनी राजगद्दी में विराजमान होंगे। यह पूरे देश के लिए ऐतिहासिक और गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन में कार सेवकों के साथ वे भी 23 दिन तक जेल में रहे, लिहाजा उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज पूरा देश राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को अपने अपने शहर, क्षेत्र, घर में उत्सव के रूप में मना रहा है। 22 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, जो पिछले 600 वर्षों के इतिहास में नहीं हो सका। ऐसा लगता है भगवान राम ने स्वयं नरेंद्र मोदी जी को इस काम के लिए यहाँ भेजा है कि तुम जाओ और मेरा मंदिर बनाओ। तो आज ये पूरी जो देश की उत्साह है वो देखते ही बनता है। हर घर में झंडा लग रहा है, दिवाली मनाई जाएगी, हर मंदिर को सजाया जा रहा, हर मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा। निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक काम हो रहा जिसका कोई वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। और राम लला के लिए जो संघर्ष इस देश के लोगों ने किया है वो तो सदियों से किया है, लेकिन इधर जो 90 के दशक से इधर को किया है उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में लोग कार्यकर्ता जेल गए हैं। मैं भी स्वयं 23 दिन जेल में रहा हूँ और कार सेवक के रूप में काम किया है, फिर अयोध्या गए हैं। आज हमको हृदय से खुशी हो रही है कि जिस काम के लिए हमने संघर्ष किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा है कि रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, इसको लेकर मन प्रफुल्लित है। श्री राम के दर्शन करने से एक नई जिज्ञासा का संचार हुआ है। दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, यही हमारी राष्ट्र नीति है और यही राम नीति है। देखिए, मन बहुत प्रफुल्लित है। प्रभु श्री राम जी के अयोध्या जी में दर्शन हुए और पूरे परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और 17 तारीख को जो अमृत कलश यात्रा निकली उसमें हमें मातृशक्ति को कलश यात्रा में प्रतिभाग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ और प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके जो पुण्य लाभ हुआ है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती हूँ। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। यही हमारी राष्ट्र नीति है और यही हमारी राम नीति है। और आप आज जिस प्रकार से जो कलश यात्रा है, मातृशक्ति के जो कलश हैं उनके जल से आज रामलला जी का जलाभिषेक होगा, सभी देवी देवताओं का स्नान होगा और हम सभी मातृशक्ति बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें। प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता भाजपा का एजेंडा है, जो भाजपा के घोषणा पत्र में भी शामिल है। बार बार समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात कहकर प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है बीजेपी, जबकि सरकार की मंशा समान नागरिक संहिता को लाने की है तो अपने स्तर पर निर्णय ले। समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति को 2.5 साल हो गए, लेकिन ड्राफ्ट का कोई अता पता नहीं है। 5 बार सरकार ने समिति का कार्यकाल बढ़ाया है। अब लोकसभा चुनाव नजदीक देखते हुए फिर से समिति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और ये इनका राजनीतिक एजेंडा भी है यूसीसी। और जब से मुख्यमंत्री बने हैं आपने देखा होगा लगातार यूसीसी की बात कर रहे हैं और लेकिन यूसीसी फाइनल नहीं कर रहे हैं। यूसीसी में क्या क्या सम्मिलित करेंगे ये नहीं बता रहे। भाई समान नागरिक संहिता आप बनाएंगे
उत्तराखंड वैसे तो केंद्र का विषय है, लेकिन राज्य में आप लाना चाह रहे हैं, क्या विषय आपके होंगे, क्या आप करेंगे, जनजातियों के लिए क्या होगा, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या होगा, कुमाऊं और गढ़वाल के जिनके अपने सेपरेट कानून है, अलग अलग कानून है, उनका क्या होगा, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और राजनीति करने के लिए वो बार बार यूसीसी का नाम ले रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसको धरातल में लाने का काम नहीं कर रहे हैं, न जनता को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उद्योग जगत, डेयरी विकास, पर्यटन व्यवसाय, शिक्षाविद और अन्य जगहों के वैज्ञानिकों, व्यापारियों, प्रगतिशील कृषकों, पशुपालकों सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री को बजट के संबंध में सुझाव दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने बजट निर्माण में जन सहभागिता की बात कही और बजट जनता के सुझावों और आधार जनभावनाओं के रूप में बनाया जाना आवश्यक है, ये बात कही। धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति और भविष्य का दर्पण है और उत्तराखंड का समग्र विकास इसमें शामिल है। स्पर्श गंगा टीम के कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश स्वच्छता अभियान चलाया। इसका शुभारंभ स्पर्श गंगा टीम की प्रभारी सरोज डिमरी ने झाड़ू चलाकर किया। स्पर्श गंगा की टीम हरिद्वार रोड से साफ सफाई करते हुए त्रिवेणी घाट तक गई। सरोज डिमरी ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी खुशी में स्पर्श गंगा की टीम ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाया। देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने दून स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून को मिली खराब रैंकिंग के पीछे अति आत्मविश्वास को वजह बताया है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देहरादून नगर निगम ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार हम एक ही कदम आगे बढ़े हैं। इसके पीछे देहरादून नगर निगम के जिम्मेदार लोग टॉप 50 में आने के लिए आश्वस्त थे। उन्होंने बताया कि इस बार की गलतियों से सबक लेते हुए देहरादून नगर निगम को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार देहरादून नगर निगम एक कदम ही आगे बढ़ा और देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली, जबकि पिछले साल देहरादून की 69वीं रैंक थी। देखिए, पिछले कई वर्षों से 2-3 वर्षों से हम लोग लगातार रैंकिंग में काफ़ी अच्छी सुधार कर रहे थे, परंतु इस बार केवल हम लोग 69 से 68 पे आए। और इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा कि हम लोग ज़्यादा अंडर 50 में हम लोग अपने आप को मान के चल रहे थे, परंतु जो हमारी एजेंसी थी उनके द्वारा जो है GFC में अप्लाई नहीं किया गया 5 स्टार के लिए, जिस कारण से हमें जो है गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है GFC 3 स्टार रैंकिंग ही मिली। और इसके परिणाम स्वरूप जो है हमारे यहाँ GFC की जो इंस्पेक्शन होती थी वो नहीं आई, जिस कारण से हमें जो उसमें न्यूनतम अंक होते हैं वही मिले, जिस कारण से हमारा जो रैंकिंग में जो एक और अच्छा काफ़ी सुधार हो सकता था वो नहीं हो पाया। ऋषिकेश के उप जिला चिकित्सालय में अब नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने 35 नए नर्सिंग स्टाफ की भर्ती उप जिला चिकित्सालय में कर दी है। सभी नर्सिंग स्टाफ को स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र सौंपा है। शनिवार को बैराज रोड स्थित एक होटल में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल पहुंचे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने मौके पर उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश में तैनात होने वाले 35 नर्सिंग कर्मचारियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्हें ईमानदारी और निष्ठा के साथ ड्यूटी करने के लिए कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ऋषिकेश का उप जिला चिकित्सालय पूरे पहाड़ के लोगों के लिए जीवन दान देने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम 3000 नर्सिंग अधिकारियों को वर्षवार नेतृत्व दे रहे हैं और अभी लगभग 1400 नर्सिंग अधिकारियों को आजकल हम हर जिले में लेकर दे रहे हैं। आज 35 नर्सिंग अधिकारियों को हमने ऋषिकेश में लेकर दिए हैं। अब जो हमारा उप जिला चिकित्सालय ऋषिकेश, यहाँ पे जो ICU की दिक्कत थी, यहाँ पे जो इमरजेंसी की दिक्कत थी, अब हमको यहाँ पे सभी नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। अब यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल की ICU बहुत अच्छी चल जाएगी और पूरे जिले में अब नर्सिंग अधिकारियों की कहीं कोई दिक्कत नहीं।
भीषण ठंड के चलते जंगल में लकड़ी काटने गए एक मजदूर पर गुलदार ने हमला बोल दिया। मजदूर ने काफी देर तक गुलदार से जमकर हाथापाई की, लेकिन उसके आगे मजदूर सफल नहीं हो पाया और बुरी तरीके से घायल हो गया। आसपास के लोगों ने चीख पुकार की, आवाज सुनकर जंगल की ओर दौड़े और जहां 42 वर्षीय कृष्ण कुमार घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, अन्य लोगों ने उसको यहाँ के LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां राजकीय चिकित्सालय के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि गुलदार के हमले का एक 42 वर्षीय व्यक्ति कृष्ण कुमार यहां लाया गया था, जिसका एक कान पूरी तरह से कटा हुआ था और सर में काफी चोटें लगी हुई थी। सनत बाबूराम, और ये अभी थोड़ी देर पहले इमरजेंसी में आया था, तो गुलदार के कहने का कि मतलब काटा हुआ है, उसको पीछे बाइट किया हुआ है और काफ़ी इंजरी है उसको। राइट साइड में कान भी उसका डैमेज है और पीछे हेड इंजरी भी है। और फिलहाल CT स्कैन के लिए भेज दिया और पेशेंट को एडमिट कर दिया। कंडीशन स्टेबल है, कंडीशन में कुछ नहीं है। फिलहाल कोई ओबवियस इंजरी ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में धूमधाम के साथ स्ट्रीट वेंडर्स दिवस मनाया गया। हरिद्वार नगर निगम कार्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने कई लघु व्यापारियों को सेक्टर 2 में स्थापित किए गए वेंडिंग जोन की दुकानों की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही कई बुजुर्ग लघु व्यापारियों को भी सम्मानित किया गया। IAS वरुण चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित लघु व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन भी दिया। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लघु व्यापारियों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा वर्ष 2004 के अंदर राष्ट्रीय फेरी नीति घोषित की गई थी। तो कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूरगामी सोच थी कि जो रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है उसको किस प्रकार से मुख्य धारा में लाया जाए। आज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की नीतियां हैं उसको मोदी जी बढ़ा रहे हैं। आज लगातार स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वेंडिंग जोन मिल रहे हैं और आज जो वेंडर्स दिवस है बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया गया। एक ओपन मंच, मैं समझता हूँ कि आज से पहले किसी भी नगर निगम में इस प्रकार का स्ट्रीट वेंडर को ओपन मंच नहीं मिला होगा, जहां आज तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने अपनी अपनी समस्याओं का निदान के लिए अपनी बात। यूटिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ जगह टॉयलेट्स का इशू बताया गया है, कुछ जगह पे बताया है कि रोड पे रिपेयर की आवश्यकता है। तो ये हमने नोट कर लिया है और इसमें हम मौके पे निरीक्षण करके इसका जल्द ही निस्तारण इसका कर देंगे समस्या का। ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो पूरा प्रोसीजर है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से हो। इसमें हम लगातार वेंडर्स एसोसिएशन के साथ बात भी कर रहे हैं और भविष्य में जो हमारी अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि जो एरिया जो डिमार्केट किया गया है वो क्लियरली डिमार्केशन हो, ताकि उसमें किसी तरह का अतिक्रमण ना हो, ना वेंडर्स की तरफ। बाजपुर रोड स्थित कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर में 19वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा, निदेशक प्रसार शिक्षा, पंतनगर ने की। बैठक में केंद्र के आगामी वर्ष 2024-25 के महासार कैलेंडर के अनुरूप कार्य करने हेतु लक्ष्य रखा गया। बैठक में केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ ही पंतनगर से आए वैज्ञानिक कृषि विभागों के अधिकारी और प्रगतिशील कृषक सदस्यों के अनुरूप प्रतिभाग लिया। इस बैठक में किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बीज की गुणवत्ता को लेकर डॉक्टर VK गौर, पूर्व प्रबंध निदेशक NSC, ने बताया कि किसानों को उनकी फसलों को अधिक लाभ हो, इसके लिए अच्छी प्रजाति और गुणवत्ता युक्त बीज के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, इनका जो हमारा जो मैंडेट है ये है कि जो हमारा रिसर्च हुआ है, जो हमारी प्रयोगशालाओं में, लैब में, ये कैसे किसानों तक पहुँचे, इस बारे में चर्चा हुई और इसको आगे इस वर्ष क्या कार्यक्रम लिए जाएं उस पर चर्चा हुई। आपने जो बीज उत्पादन के बारे में बोला है, बीज क्या है कि हमारा ये जो तराई का क्षेत्र है ये गेहूं के बीज के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है और हमारी बीज ये जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर है, इसकी 19वीं बैठक हुई है आज। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं ये पूरे साल का कार्यक्रम बनाते हैं और हमको अगले साल क्या करना है वो चर्चा करते हैं और हमने जो अभी तक किया है उसके
राजधानी देहरादून का दून अस्पताल शहर का बड़ा अस्पताल होने के कारण दूर दराज के क्षेत्र से भी लोग प्रसव के लिए यहां आते हैं। दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि हमने गायनी विभाग से बीते कुछ माह का डाटा मंगाया और ऐसा देखने में आया कि अक्सर पेरिफेरल अस्पताल सामान्य डिलीवरी वालों को यहां रेफर कर देते हैं, जिससे क्रिटिकल डिलीवरी वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो हमारे अस्पताल में जो आने वालों की संख्या है और जो बाहर से रिफ़र होके आते हैं उसकी संख्या में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बाहर से बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं और लेकिन उनमें से कई लोगों की नॉर्मल डिलीवरी भी होती है जिनका कि नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके लिए गायनी डिपार्टमेंट को बोला गया है कि एक डाटा देंगे हमें पिछले 2 महीने 3 महीने का, और जिसके बारे में पूर्व में भी सीएमओ साहब को एक लेटर लिखा गया है कि कम से कम जो पेरिफेरी हॉस्पिटल है उनको निर्देशित किया जाए कि जो नॉर्मल डिलीवरी है उनको अपने स्तर पे ही उसका निस्तारण करें, क्योंकि एक बार अगर वो हमारे अस्पताल आते हैं तो जो सीरियस मरीज हैं उनको बिस्तर मिलने की असुविधा और डॉक्टरों की कमी के चलते उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, उसकी भी शिकायतें मिलती हैं। रामनगर रोड स्टेडियम के पास भगवती स्वीट्स में गैस सिलेंडर लीकेज होने से पूरी दुकान जलकर राख हो गई। फायर स्टेशन पर सूचना मिलते ही प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट दमकल गाड़ी के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी के मुताबिक आग से लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान बताया गया है। फायर सर्विस स्टेशन के प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट ने कहा कि आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। मिली हमारे कंट्रोल रूम में, बताया गया, तुरंत हमने एक्शन लिया। यहाँ देखा तो रास्ते में जाम भी लगा था, हम मौके पर पहुँच गए, आग को हमने कंट्रोल कर लिया है। नुकसान तो होता ही है, आग थोड़ा सा पता अपनी जानकारी लेंगे आग कैसे लगी है, कैसे लगी आग, शॉर्ट सर्किट लगी या गैस सिलेंडर से लगी आग, सर का भी सहयोग रहा और हमारे कर्मचारी का भी सहयोग रहा। लगभग नुकसान अब तो इसके विश्लेषण करके मालूम पड़ेगा ना, क्या क्या बताएंगे अभी। फिलहाल अपने यहाँ पे जाके हमारे कर्मचारी बैठ रहे हैं, टाइम बैठ रहे हैं।